इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत धारा मिलाकर 4 नंबर का आता है। तो दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बाद हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बारे में। तो आइए, इसमें डिफिनीशन ज्यादा है, तो डिफिनीशन ज्यादा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका इंग्लिश नेम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो हेडिंग होगा वो हम लोग का हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन निकाला गया है। फिर यहाँ पे व्यंजक है, फिर देख लीजिए यहाँ पर स्पेशल केस और एक क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि समझा सके इस फॉर्मूला पे। फिर यहाँ पे लेंज का नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसी का डिफाइन कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं किसे हैं, ये देते हैं। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और ये तल है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से, ये तल मान लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में है, तो तल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, यानी कि ये क्षेत्र रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी उसे ही कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। समझ गए? एक बार और देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जब किसी तल को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उससे जितनी क्षेत्र रेखाएं निकलती है उसे ही कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को सूचित करते हैं फाई द्वारा। अब देखिए, इसका व्यंजक हम लोग प्राप्त करते हैं। किसका व्यंजक? तो चुंबकीय फ्लक्स का व्यंजक यहाँ पे प्राप्त करते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें ये एक तल है। ठीक है, यहाँ पे तल है और ये जो है एक छोटा सा पार्ट है, ये कोई तल है जो दिए जैसे अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम ले लिए हैं, तो ये देखिए, ये क्षेत्र रेखाओं की संख्या है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बीच का कोण जो होगा थीटा हो गया और ये दिए मान लेते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, माना कि ये कोई तल है, यानी कि ये जो है ये कोई तल है जो डीए जैसे अनेक सूक्ष्म भागों से बना है। ये डीए है, डीए जैसे अनेक सूक्ष्म भागों से बना है। कितना है ये पता नहीं चल रहा है, इसका जोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए, डीए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश है, यानी कि ये जो है इसका ये सदिश है और जिसकी दिशा डीए के अभिलंबवत है, यानी कि ये डीए है, इसके अभिलंबवत है ये दिशा, और किधर है? बाहर की ओर दिष्ट है। ये बाहर की ओर जा रहा है ना, तो बाहर की ओर दिष्ट होती है। इस भाग पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए इस भाग पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाती है। तल पर जो लंब खींचा गया उसके साथ ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो थीटा कोण बनाती है। जब थीटा कोण बनाती है तो हम विद्युत फ्लक्स यहाँ पर डी फाई इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी, इसको डॉट पढ़ेंगे, इंटू नहीं पढ़ेंगे, डॉट है, सदिश आ गया ना तो डॉट हो गया, तो डॉट डी वेक्टर है, ये हम लोग का हो गया। ये फॉर्मूला हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ पे वेक्टर में दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये वेक्टर बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है और डी वेक्टर ए जो है वो क्षेत्रफल है। तो देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेट करने पे, यानी कि इंटीग्रेट का हिंदी होता है समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह होता है। ये समाकलन का चिन्ह हो गया। समाकलन का अर्थ क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे, समाकलन अगर x होगा और dx होगा, या फिर x हटा देते हैं, डायरेक्ट केवल dx होगा, तो समाकलन में होता है क्या कि d खत्म होता है, डायरेक्ट उसका x हो जाता है।
अगर उसी तरीके से x इंटू dx हो तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसका अलग क्या होता है कि पावर इसका कुछ नहीं तो एक है, तो इसमें एक और जोड़ दिया जाता है और जो भी पावर आता है उसे नीचे लिखते हैं, यानी कि x² / 2 हो जाएगा। ये समाकलन का रूल होता है। तो ये समाकलन का रूल होगा, देखिए। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का है डी फाई है, तो केवल क्या हो जाएगा, फाई जो डी के साथ रहता है उसी का समाकलन करते हैं और उसी के सापेक्ष करते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं। तो देखिए फाई जो है डी के साथ है तो डी खत्म हो गया, केवल क्या बचेगा, यहाँ पे फाई बच गया। वेक्टर बी चूंकि इसके साथ डी नहीं है इसलिए बाहर कर दिए हैं, वेक्टर ए के साथ डी है ना, तो वेक्टर ए, डी खत्म हो गया तो वेक्टर ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो तो ये डायरेक्ट होगा ए बी कॉस थीटा। ये 11th क्लास में स्केलर एंड वेक्टर में बताया जा चुका है। अगर नहीं भी जानते हैं तो ये याद रखिएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कॉस थीटा होता है। अगर वही बीच में क्रॉस आ जाए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो ये होता है ए बी साइन थीटा हो जाता है। तो याद रखिएगा ये साइन थीटा में बदल जाएगा। तो देखिए डॉट है ना, तो डॉट है तो हम कॉस में बदल दिया, अब ए को पहले कर दिए बी को बाद में, कोई अंतर नहीं होगा। अब क्या किया है, ये हम लोग का चुंबकीय फ्लक्स का ये फॉर्मूला हो गया। कब, जब कोण दिया रहेगा तो लंबवत नहीं, कोण दिया रहेगा दोनों के बीच का कोण, तो ये हम लोग का ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन स्पेशल केस में हम यहाँ पे लिखवाए हैं कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल पर अभिलंबवत है, यानी कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इसी तल पे लंबवत है, यानी कि इसी लाइन पे आ जाए, इसी रेखा पे आ जाए तो कोण बनेगा, नहीं बनेगा, 0 डिग्री हो जाएगा। एक ही पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन जा रहा है, इसी पे एक और लाइन खींच दिया जाए तो क्या इस पे कोई कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा, ये 0 डिग्री का आता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना ले लिए, 0। क्यों लिए हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है दिशा तल पर लंबवत है, यही ना दिशा तल है, ये दिशा तल है, इसी पे लंबवत यदि आ जाएगा तो थीटा बराबर हम लोग ले लेंगे 0 डिग्री, और जैसे ही थीटा बराबर 0 डिग्री ले लेंगे तो इसमें हम भर देते हैं मान। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मान भर दिए, थीटा के जगह पे cos 0 का मान होता है 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मतलब होता है पूरे विश्व में जो लागू होता है उसे एसआई कहते हैं। तो एसआई मात्रक वेबर होता है और वेबर को डब्ल्यूबी द्वारा सूचित किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक वेबर होता है जिसे डब्ल्यूबी द्वारा सूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिख दिए हैं, यदि 20 × 30 cm² क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से बंद हो, लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है रखा है। लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करें जबकि लूप का तल क्षेत्र के लंबवत है। लूप का तल जो है वो किसके लंबवत है, तो क्षेत्र के लंबवत है। तो लंबवत है तो कोण का ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि कोण जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो न्यूमेरिकल बनाने का तरीका होता है, ये न्यूमेरिकल इसका हिंदी होता है आंकिक प्रश्न बनाने का। ये रूल होता है कि सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको गिवन में करके लिख देंगे। यहाँ पर देख लीजिए बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल। तो गिवन में जो जो दिया होगा उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है यदि 20 × 30 cm² क्षेत्रफल दिया है, यानी कि ए का मान दिया है, ए का मान दिया है 20 × 30 cm², सीएम है। और यहाँ पे देखिए एक मीटर में दिया है ना, तो मीटर में दिया है तो इसको सबसे पहले हम लोग मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए इसे चाहे तो हम ऐसे ही रख दीजिए अभी 20 × 30, और मीटर में बदलने के लिए हमेशा याद रखिए 10⁻² से गुणा किया जाता है, क्योंकि 1 सीएम बराबर होता है 10⁻² मीटर। हमेशा याद रखिएगा 1 सीएम बराबर होता है 10⁻² मीटर।
तो यहाँ पे मीटर तो रहेगा और इसका ये क्योंकि स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसके आगे इसको अगर गुना करते हैं तो 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 जीरो पूरे 2 गुना ये हो जाएगा 4, 10 पावर माइनस 4 और मीटर स्क्वायर। मीटर में बदल दिया ना, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे स्क्वायर में रहता तो डायरेक्ट 10 पावर माइनस 2 मीटर हो जाता है, लेकिन स्क्वायर है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए स्क्वायर को इसमें लिखा गया है। फिर देखिए एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता जो है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि बी का मान यहाँ पर दिया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें रखा गया है लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान निकालना है, जबकि लूप का तल क्षेत्र के लंबवत है। क्षेत्र के लंबवत होगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ पे थीटा मान देकर स्पेशल केस वाला यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फाई बराबर हमें निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, तो फाई बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ये ना हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना आ गया 600 गुणे 10 पावर माइनस 4 गुणे बी का मान देख लीजिए 0.3 गुणे कॉस थीटा का मान 0 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें गुणा कीजिए, सबसे पहले इसमें गुणा करते हैं तो 6 18 हो जाएगा, यानी कि गुणा करेंगे तो 180 आएगा। देख लीजिए गुणा करेंगे तो 180 गुणे 10 पावर माइनस 4 और cos 0 का मान होता है 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई अंतर नहीं, 180 गुणे 10 पावर माइनस 4, यानी कि फाई का मान हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, माइनस रहेगा तो इस साइड जी दशमलव भागेगा लेफ्ट साइड और प्लस रहेगा तो राइट साइड। तो देखिए कितना है 4 है ना, तो 1 2 3 एक और चाहिए हमें 4, 0.0180 इतना समझ में आ गया। देखिए पावर 4 है तो लेफ्ट साइड 4 दशमलव भरेगा ना, तो 1 2 3 4 हो गया। अब इसका और राउंडिंग ऑफ कीजिए तो ये 0 खत्म हो जाएगा, 8 है लास्ट वाला, 5 से अधिक रहता है तो पहले वाले में 1 जुड़ जाता है, यानी कि फाई इक्वल हो जाएगा 0.02 वेबर, और ये हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग मेन आते हैं, जो हम लोग का चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते किसे हैं, यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच, किसी बंद कुंडली चारों तरफ से बंद होगा कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की, कुंडली में जो विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत के द्वारा जो बल उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। सिंपल है, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में उत्पन्न या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये घटना होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है घटना होता है, कभी कभी डिफिनीशन पूछ देता है। अब देखिए उसके बाद कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, यहाँ पे V मतलब विद्युत हो जाएगा, वाह मतलब वाहक हो जाएगा, और ये बल कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित मतलब जिससे फोर्स द्वारा उत्पन्न किया गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एक बार और डिफाइन देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, और कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब आ गया लेंज का नियम। तो लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो
या 3 बार पूछ चुका है। लेंज का नियम 2 नंबर में आता है, सिंपल है, गैस में भी अधिकांशतः देता है। कह रहा है कि प्रेरित धारा की जानकारी के लिए, प्रेरित धारा यानी कि जिस बल द्वारा धारा उत्पन्न हुई है, किसमें धारा उत्पन्न हुई है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कुंडली में जो धारा उत्पन्न हुई है उसे ही विद्युत धारा, प्रेरित धारा कहा जाता है। तो देखिए, प्रेरित धारा की जानकारी देने के लिए सन 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में लेंज नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे लेंज का नियम कहा जाता है। कब दिए थे? तो 1834 ईस्वी में दिए थे और लेंज नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे लेंज का नियम कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, पहले जो होता था, जो भी वैज्ञानिक नियम देते थे तो उन्हीं के नाम पर रख दिया जाता था, लेकिन अब नियम चेंज हो चुका है, अब दूसरा नियम आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लेंज का नियम समझ गया ना। प्रेरित धारा की जानकारी देने के लिए सन 1834 ईस्वी में लेंज नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे लेंज का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा, अभी बोले प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। कहने का मतलब क्या हुआ? तो समझिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण सभी अवस्थाओं में किसी परिपथ में प्रेरित धारा, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है, यानी कि जो प्रेरित धारा की दिशा है वो इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है, तो उसे ही कहा जाता है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे फैराडे के नियम जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके लिए न्यूमेरिकल, और हम सबसे पहले फार्मूला बनाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल उस पर चलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही। जय हिंद।